एक महान डीमन जो कि बदले की इच्छा लेकर एक पूरे साम्राज्य को तबाह कर देता है और वहाँ का जो राजा होता है उसे भी वो बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। लेकिन इस तबाही के बीच में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चे की माँ मरते समय उस डीमन से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लो, क्योंकि ये बच्चा खुद अपनी किस्मत लिखेगा। और इतना कहकर वो औरत मर जाती है और डीमन तभी बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी स्टार्ट होती है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक बच्ची के साथ जिसका नाम है एलिसिया, जो कि अपने फादर के साथ खेतों में काम करने के लिए आई थी। जब खेत का काम खत्म हो जाता तो उसके फादर कहते कि एलिसिया काम हो चुका, चलो घर चलते। इतने हरे भरे खेतों को देखकर आज एलिसिया काफी ज्यादा खुश हुई थी। इसके बाद हम देखते कि वो लोग घर आ जाते। घर आकर एलिसिया की नजर पड़ती दीवार पे लगे हुए एक नक्शे के ऊपर। तभी एलिसिया देखते कि मैप के चारों तरफ एकदम डार्क अंधेरा है और इस बारे में वो अपने फादर से पूछती है। एलिसिया बहुत ही जिज्ञासा सीन वाली लड़की है। वो तभी अपने पिता से पूछती है कि इस मैप के चारों तरफ आखिर है क्या। ये सवाल काफी ज्यादा कठिन था जिसका जवाब तो एलिसिया के पिता को भी नहीं पता था। एलिसिया का पिता जानता है कि एलिसिया इस बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो क्या कर सकता क्योंकि इस बारे में उसके पिता को भी खुद नहीं पता। तब एलिसिया के पिता बोलते कि हर इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को जानने के बारे में, लेकिन जब जब किसी इंसान ने मैप के डार्क साइड के बारे में जानने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं बचा और वो इंसान भी मारा गया, क्योंकि उस अंधेरे के बीच में 4 खतरनाक डीमन बसे हुए और चारों नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में एक एक डीमन रहता है और उसका ही राज है। और जो भी इंसान उनके पास जाने की कोशिश करता है वो सभी लोगों को जान से मार देते हैं। एलिसिया ये सुन के हैरान हो जाती है और वो सोचने लगते क्या सच में ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस सच्चाई से उसके अंदर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद एलिसिया के पिता कहते कि जब तक वो चारों डीमन मारे नहीं जाते तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि उन अंधेरों के पीछे आखिर है क्या। हर समस्या का एक न एक समाधान होता है और इस समस्या का भी एक समाधान है ट्रेजर हंटर, जिनके पास कुछ खास सुपर पावर्स होती हैं और जिनके पास ऐसी खास तरीके के हथियार और शक्तियां होती है, वही लोग इन डीमन से लड़ सकते हैं। ये सुनकर एलिसिया के सामने एक नया रास्ता आता है और वो शपथ लेती है कि वो बड़ी होके एक हीरो बनेगी और वो भी उन डीमन से लड़ना चाहती थी। और अगर वो भी सॉर्ड ऑफ हिडन पा ले फिर वो बाहर की दुनिया भी देख पाएगी। अब कई साल बीत जाते और एलिसिया अब छोटी बच्ची नहीं रही बल्कि वो एक हीरो बन चुकी, जिसे कि बाकियों की तरह ही ट्रेजर ढूंढने के लिए चुना गया है। और उसके साथ और भी गिने चुने हीरोज थे और वो लोग एक बग्गी में थे और बग्गी के द्वारा उन लोगों को सीमा के बाहर लेकर जाया जा रहा था। उसके हाथों में एक चेन थी और उस चेन को देखते हुए वो अपने पिता के उन शब्दों को याद करती जो कि शब्द उसके पिता ने उसके बचपन में उससे कहा था। तभी उनके ग्रुप का लीडर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए और एलिसिया यहाँ पे लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी उनमें से एक लड़का एलिसिया की तरफ देखता और वो चौंक जाता है कि इस ग्रुप में एक लड़की भी है। एलिसिया से वो लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करते लेकिन एलिसिया उन लोगों से एक शब्द नहीं बोलती। इसके बाद हम देखते हैं जिस बग्गी से वो लोग जा रहे थे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता और उनके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते और कुछ ही पल में कई लोगों को वो डीमंस जान से मार देते हैं। तभी हीरोज बाहर आते हैं और उन डीमंस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी से वो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते जिसमें आर्चर्स एक ग्रुप में और लैंचर्स दूसरे ग्रुप में। हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता और वो लोग डीमन से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते और कई डीमंस का खात्मा भी कर देते हैं। एलिसिया के पास थी ट्रेजर ऑफ ल्यूआटोगामे, एक रहस्यमय और बहुत ही ताकतवर हथियार। तभी वो लोग नोटिस करते कि उनके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ था एक खतरनाक डीमन लॉर्ड। तभी वो डीमन कुछ बातें बोलने लगता है कि ये दुनिया खेओस से बनी हुई है और अगर ऐसा है तो वो खुद खेओस से बना और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वो हीरोज अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर स्टीफन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे सबसे इंटेलिजेंट हीरो माना जाता है और आज वो उस डीमन लॉर्ड को मारकर अपने नाम को साबित करके दिखाएगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज का दिन वो है जो कि हम इतिहास में अपना नाम रचेंगे। जिन्होंने हमें चुना है हम उन्हें साबित करके दिखाएंगे कि उनका फैसला एकदम सही है। और जैसे उनके सामने आने वाले कमजोर डीमंस को मारते मारते जैसे वो लोग पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनके सामने प्रकट होता है उन 4 डीमन लॉर्ड में से एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम था क्लेविडेस ऑफ साउथ मूनलाइट। वो दिखने में एक बिजली की तरह चमचमा रहा था। तभी वो हीरोज अपनी पोजीशन लेते हैं और उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टीफन यहाँ पे उस डीमन को देखकर घबरा जाता क्योंकि वो जानता है कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लोग हीरोज है जिस कारण वो लोग इस लड़ाई से पीछे भी नहीं हट सकते। और स्टीफन अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो लोग आज इस डीमन को हरा देंगे तो वो लोग उस मैप के
बाहर की दुनिया को आखिरकार देख पाएंगे। स्टीफन उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि होता कुछ ऐसा है। पलक झपकते डीमन लॉर्ड ने स्टीफन को जान से मार दिया था। स्टीफन का ऐसा हाल देखकर उसके ग्रुप के सभी लोग एकदम हैरान हो गए थे। उन लोगों के पैर एक ही जगह पे जम गए थे। डीमन लॉर्ड ना ही स्टीफन के पास आया था, तब भी उसका ऐसा हाल हो गया। डीमन लॉर्ड का निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि एक ही बार में यहाँ पर उनका एक हीरो निपट जाता है। तभी एक और हीरो सामने आता और चिल्लाकर दूसरे हीरोज को हिम्मत देता है, लेकिन अगले ही पल डीमन लॉर्ड अपने टेंटिकल्स को उस हीरो के पेट से आर पार कर देता है। लेकिन अलेसिया अभी भी एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। वो पूरी जगह को अपने माइंड में ढाल रही थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस डीमन लॉर्ड ने ना ही उन हीरोज के ऊपर हमला करा, ना ही उनके करीब गया, और डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे एक ही एक बार में सारे हीरोज को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि उन हीरोज के ऊपर जो चीज हमला कर रही थी वो थी डीमन लॉर्ड की शैडो। और इस बात का एहसास एलिसिया को हो जाता है। वो सभी को बताती है कि ये डीमन हमें अपनी परछाई से मार रहा है, और जो बचे हुए हीरोज होते हैं वो उनको वार्निंग देती है कि परछाई से दूर जाकर हमला करो। इसके बाद हम एलिसिया को देखते हैं जो कि भागती भागती जाती है चट्टानों से और उस डीमन लॉर्ड के करीब पहुंच जाती है, और शैडो के हमला करने से पहले वो डीमन लॉर्ड की शैडो के पास पहुंच के उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अगले पल होता क्या कि बाकी हीरोज की तरह यहाँ पे भी एलिसिया का वैसा ही हाल होता है। उसका पूरा शरीर टूट जाता है। तभी उसके सामने अचानक से रोशनी चमकने लगती है और उसे लगता है कि शायद से ये उसका अंत है, और वो अपने मौत को एक्सेप्ट करते हुए अपने पिता को याद करते हुए कहते कि मुझे माफ करना पिताजी, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। अब सीन शिफ्ट होता है कैपिटल की तरफ, और कैपिटल की राजधानी में हम देखते कि लोग अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि एक भयानक शक्तियां उनके द्वार पे पहुंच चुकी है। तभी डीमन लॉर्ड सामने आता और सबसे बड़ी इमारत को तहस नहस कर देता है। सभी लोग डीमन लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड किसी को चोट नहीं पहुंचाने आया था। वो बस उन लोगों की तलाशी करने के लिए आया था जिन्होंने उसके इलाके में आकर उसे चुनौती दी थी और कहा था कि वो लोग हीरोज हैं। और डीमन लॉर्ड को उन हीरोज ने ये बताया था कि उन्हें हायर किंगडम के राजा ने भेजा। तभी डीमन लॉर्ड पूरे शहर को तहस नहस करने लगता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको निस्तनाबूद कर दूंगा, और उसके बाद मैं इनके राजा तक पहुंचूंगा। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते और सैनिक यहाँ पे डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। सैनिक तभी मौके का फायदा देखकर डीमन लॉर्ड के ऊपर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन उनका एक भी तीर डीमन लॉर्ड के नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे कैलेमिटीज उनके ऊपर कोई जवाबी हमला नहीं कर रहा था। वो तो बस राजा के पास जाकर उससे मिलना चाहता था। डीमन लॉर्ड ये देखकर निराश हो जाते और वो सोचते हैं कि ये है तुच्छ से लोग जो अपने आप को हीरो समझते, ये तो काफी ज्यादा कमजोर हैं। एक सैनिक भागता हुआ राजा के पास पहुंचता है और वो राजा को बताता है कि एक डीमन ने शहर के ऊपर हमला कर दिया। राजा शांति से सुनता है और उसे समझ आ जाता है कि उनके भेजे गए हीरोज मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पे एक और सैनिक भागता हुआ आता है जो कि राजा को कहता है कि उस डीमन को कोई भी नहीं रोक पा रहा है, आपको जल्दी से कहीं पे छिप जाना चाहिए। राजा तभी सोचता है और कहता है कि जब डीमन यहाँ आ चुका है तो वो भागकर भी कहाँ जाएगा, डीमन कहीं ना कहीं से तो उसे ढूंढ ही लेगा। भारी मात्रा में सैनिक डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने में लगे हुए थे, लेकिन उनका एक भी बार डीमन लॉर्ड को कुछ भी खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा। और फिर वो सोचता है कि एलिसिया ने जो मेरे ऊपर शॉर्ट से वार किया था, उस वार से मेरे ऊपर थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ा। डीमन लॉर्ड कहते हैं मैं तो हमेशा से इंसानों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन इंसान खुद हमारे इलाके को हथियाने की कोशिश में लगे पड़े और मुझे चुनौती देते, और यही उनका कारण उन्हें मौत की नींद सुला देता है। जैसे ही राजा ब्लेड ऑफ हेडेन की रक्षा करने के लिए महल के बने सुरक्षित कमरे के अंदर जाता है, तभी राजा के सामने डीमन लॉर्ड महल को तोड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल रत्न और कपड़ों को पहना देख डीमन लॉर्ड को समझ आ जाता है कि उसके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है वही किंग है, और वो राजा से पूछता है कि क्या तुम ही हो इस जगह के किंग। लेकिन राजा तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये डीमन तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। तभी क्लेमिटिस बताने लगता है कि वो इंसानियत को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए आया है, लेकिन जब तक उसे उसके कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता, और इन क्वेश्चंस के आंसर राजा ही दे सकता है, और यही क्वेश्चंस तय करेंगे कि मानव जाति को रहना चाहिए या फिर नहीं। और डीमन लॉर्ड पहले ही बता देता है कि वो किंगडम हेयर की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की बात कर रहा है। डीमन लॉर्ड पूछता है कि आखिर ये इंसान कौन है और इनका मूल्य स्वभाव क्या होता है और ये किस प्रेरणा से काम करते हैं, और आखिर वो बार बार डीमन किंगडम पे क्यों हमला करते हैं। राजा तभी एटीट्यूड में बोलते कि वो किसी डीमन को जवाब देना सही नहीं समझता है, और ना तो वो डरा है और ना ही किसी डीमन के साथ समझौता करने के लिए भी तैयार है। डीमन लॉर्ड दोबारा नहीं पूछता और अगले पल वो राजा की सर उड़ा देता है। इसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और उसके मन में ये शक तय हो जाता है कि मानव एक खतरनाक जाति है, और जब तक वो इंसानों का खात्मा नहीं कर देता जब तक डीमन साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मनी मन वो ये तय करता कि अब वो
पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देगा। बच्चे को अपने साथ लाकर डीमन सोचता है कि अब वो इस बच्चे का ख्याल रखेगा और वो देखेगा कि ये बच्चा अपनी माँ की कही गई बातों पे खड़ा उतरता या फिर नहीं। जो हमने शुरुआत में मैप देखा था उस मैप के अकॉर्डिंग 5 जातियों का राज्य है। पहला डुंग, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, जो कि एकदम आम लोग है, जो कि मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं। दूसरा बारबटी, जो कि बहुत ही साहसी और आक्रमणकारी और इन्हें युद्ध करना भी काफी ज्यादा पसंद है। तीसरा था स्लेडन, जो कि चुपचाप कहीं दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। और चौथा बेंटी, जिनका लुक एकदम डीमन की तरह होता है, जो कि बहुत ही ताकतवर होते और लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं। और पांचवा हेडनेस, जहाँ के राजा को अभी डीमन लॉर्ड ने मार दिया, जिनके कान एकदम एल्फ्स की तरह होते, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। और इनके पास आर्नोसाइड नामक एक विशेष धातु है जिनकी ये रक्षा करते हैं और उन्हें इस धातु से हथियार बनाने की एक सीक्रेट टेक्निक पता है, जो कि सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही पता है। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने साथ उसी बच्चे को अपनी गुफा में लेकर आ गए थे। वो बच्चा रो रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर कुछ छोटे बीस्ट उसकी तरफ बढ़ते उसे खाने के लिए, लेकिन क्लेमेटिस उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि शायद से बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसी कारण ये बच्चा रो रहा है। क्लेमेटिस उस बच्चे के रोने से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इसे चुप कैसे कराया जाए। तभी वो अपने मैजिक पावर से बच्चे को शांत करता है और फिर डीमन लॉर्ड शांति से बैठ जाता है और बच्चे को अपने पास सुला लेता है। क्लेमेटिस उस बच्चे को देखकर यही सोच रहा होता है कि शायद से इसकी माँ ने जो सोचा हो आगे चल के ये वही करे। वो बच्चा सो रहा होता है, अचानक से जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। देखकर लग रहा था कि शायद से इस बच्चे ने पॉटी कर दी हो। डीमन लॉर्ड तभी उस बच्चे को मुंह में उठाकर लाता है और एक खाई से नीचे फेंक देता है और उस बच्चे के ऊपर हजारों कीड़े रेंगने लगते हैं। तब क्लेमेटिस बताता है कि ये कीड़े तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस ये तुम्हें एकदम साफ सुथरा कर देंगे। क्लेमेटिस उस बच्चे को देखकर सोच रहा होता है कि शायद से डीमन के बच्चे जैसे कुछ दिनों में बड़े हो जाते हैं, शायद से ये बच्चा भी कुछ रातों में बड़ा हो जाएगा। तभी क्लेमेटिस उस औरत की बातों की याद करता है और सोचने लगता है कि शायद से मुझे इस बच्चे को वहां से उठाना ही नहीं चाहिए। तभी अचानक से डीमन लॉर्ड के अंदर का योद्धा जाग जाता है और वो कहता है कि मैं कोई कायर नहीं, बल्कि मैं द साउथ मूनलाइट ऑफ डार्कनेस हूँ। और अब वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे की देखभाल करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंसानों के बच्चों की आखिर किस तरीके से देखभाल की जाती है। और उसे ये तक नहीं पता था कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा और उसे भूख लगने पर आखिर क्या खिलाना चाहिए। तभी जिन हीरोज को उसने मारा था उन सभी की लाशें उसे सामने दिखाई देती, जिनमें से एक लड़की होती। उस लड़की का नाम एलिसिया था। क्लेमेटिस को याद आता कि एलिसिया के फादर को एक डार्क बीस्ट ने मार दिया था और वो बदले की भावना लेकर ही यहाँ पर आई थी, लेकिन परिणाम एकदम खतरनाक निकला, जिसमें उन सभी की मौत हो गई। क्लेमेटिस उसे एक और मौका देने के बारे में सोचता है और एलिसिया को जिंदा कर देता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो एकदम चौंक जाती है अपने आप को जिंदा देखकर, और वो तभी क्लेमेटिस के ऊपर हमला करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई हथियार है ही नहीं और उसके जितने साथी थे वो लोग भी गायब हो चुके और साथ ही उसकी एक आंख भी फूट चुकी है और उसके शरीर के ऊपर भी अजीब से निशान है। तभी क्लेमेटिस एलिसिया को ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। एलिसिया अपने आप कपड़े नहीं उतार रही थी तो क्लेमेटिस उसके शरीर के ऊपर वश कर लेता है और देखते देखते एलिसिया के सारे कपड़े उतर चुके थे। और फिर डीमन लॉर्ड एलिसिया को अपना दूध उस बच्चे को पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिसिया का मिल्क नहीं निकल रहा। फिर वो चिल्लाकर बोलती है कि अरे मैं वर्जिन हूँ, मेरा मिल्क नहीं निकलेगा। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें तो पता होगा कि बच्चों को आखिर कैसे चुप कराते हैं। एलिसिया कहते कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। एलिसिया तभी कहते कि हमें एक ऐसे औरत की तलाश करनी पड़ेगी जो कि इस बच्चे को दूध पिला सके। तभी क्लेमेटिस बोलता है कि आखिर हम ऐसी औरत को ढूंढेंगे कहाँ पे। एलिसिया तभी कहते हैं कि हमें पैसे देकर किसी औरत को हायर करना पड़ेगा। तब डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तभी एलिसिया बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे अर्गाम क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं और इन्हें तुम बेच सकते हो। डीमन लॉर्ड उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि तुमने सही कहा। जैसे डीमन लॉर्ड बाहर जाने लगता तभी एलिसिया उसे पीछे से रोकती है और कहते हैं कि तुम इस तरीके से शहर में नहीं जा सकते हो। तुम इतने बड़े और डरावने हो कि तुम्हें देखकर ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। क्लेमेटिस को भी ये बात सही लगती है और तभी एलिसिया कहती है कि मैं खुद इस बच्चे को शहर लेकर जाती हूँ, लेकिन क्लेमेटिस उसे मना कर देता है और कहता है कि यह बच्चा मेरी निगरानी में रहेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि क्लेमेटिस तो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक लड़के का रूप ले लेता है। उसकी कदकाठी एकदम छोटी हो जाती है और उसका चेहरा एकदम मासूम बच्चे की तरह दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उसकी जो पूंछ होती है वो लहरा रही होती है और साथ ही उसके सर पे एक छोटा सा सिंग भी। क्लेमेटिस अपनी शैडो में तो अपनी पूंछ को छिपा लेता है, लेकिन वो अपने सिंग का कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद उन लोगों को एक नाम की जरूरत थी तो वो डीमन अपना नाम रखता है क्लेन और उस बच्चे का नाम रखता है लूना। इसके बाद वो क्लेमेटी एलिसिया से उसका नाम पूछता है, जिसपे वो उदास होकर बोलती है कि मेरा नाम एलिसिया है। इसके बाद
बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते कि वो लोग एक नदी के पास थे और जो क्लेन था यहाँ पे लूना को इलिसिया से नहलवा रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों को एकदम उदास होकर साफ कर रही होती है। वो यहाँ लूना को नहलाई रही होती है, तभी लूना उसके मुंह पर पेशाब कर देता है। बच्चे को नहलाने के बाद वो उसे अच्छे से साफ कर देते और उसके बाद उसे एक लुंगी टाइप चड्डी पहना देते। लूना ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इलिसिया के पुराने कैंप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर पूरा कैंप एकदम खाली था। तभी इलिसिया बताते कि उन लोगों ने उनकी जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी, कपड़े, सारी चीजों को एक अलग जगह पे छुपा कर रखा है ताकि अगर कोई हमला होता तो वो सारी चीजें एकदम सेफ रहती और जरूरतमंद उसका इस्तेमाल कर पाता। तभी क्लेन कहता है कि अब जाकर तुम भी नहा लो क्योंकि तुम्हारा शरीर भी बहुत ही गंदा बसा रहा। क्लेन तभी उस बच्चे के कपड़े भी उसे देता कि ताकि वो उसके कपड़े भी धो दे और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। और नहाने के बाद जब वो कपड़े धोने के लिए जाती है तब वो नोटिस करती है कि लूना के कपड़े पर तो एक खास शाही चिन्ह है और ये चिन्ह था हैडनेल रॉयल फैमिली का। इलिसिया ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते है और उसे समझ आ जाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है बल्कि ये किंगडम का प्रिंस है। इसके बाद इलिसिया क्लेन के सामने आती है और उसे कहती है कि तुम जानते हो क्या ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि ये हैडनेल रॉयल फैमिली का एक प्रिंस है। क्लेन तभी सफाई देने लगता है कि मैंने इस बच्चे को अगवा नहीं किया है बल्कि इसी के जैसी दिखने वाली एक औरत ने इसे मरने से पहले मेरे हवाले किया और वो औरत हूबहू इस बच्चे की तरह ही दिखती थी। इलिसिया को लगता है कि क्लेन झूठ बोल रहा है। वो उसकी हर बात पे शक कर रही थी और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। क्लेन तभी इलिसिया को शांत कराता और उसे कहता है कि मैंने राजा को इसलिए मारा क्योंकि राजा ने मेरे ऊपर पहले से हमला किया था और उसने मेरे प्रस्ताव को भी नहीं माना। क्लेन तभी कहता है कि अब जब पता चल गया कि ये बच्चा एक रॉयल्टी है तो इसकी तलाश करने के लिए बहुत लोग यहाँ वहाँ आएंगे, ना कि सिर्फ उसे मारने के लिए बल्कि उसके सत्ता को पाने के लिए। क्लेन बच्चे की सच्चाई जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि वो उस बच्चे को एक ताकतवर राजा बनाए और हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहेगा और उसे इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। लेकिन इलिसिया तो यहाँ पे क्लेन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो रही कि उसने कहीं बच्चे की असलियत बताकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्लेन तभी कहते हैं कि हमें जल्दी से एक ऐसी औरत की तलाश करनी चाहिए जो कि बच्चे को दूध पिला सके और इसके लिए उन्हें सिटी में तो जरूर जाना होगा। इलिसिया अपने मन में सोचते कि क्लेन का सिटी में रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके सर पे एक सिंह है जिस कारण उसे हर कोई पहचान लेगा। लेकिन इलिसिया ये भूल जाते कि एर्जाइट नाम की एक मानव जाति होती है जिनके भी सर पे कुछ इस तरीके के सिंह होते हैं और उस जाति के बीच में क्लेन जाकर आसानी से रह सकता है। लेकिन फिर भी इलिसिया के मन में ये भ्रम होता है कि एक न एक दिन इंसान उसकी सच्चाई जरूर पहचान। इलिसिया तभी अपने दिल पे पत्थर रख के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लेन को लूना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने देगी। जैसे वो लोग आगे बढ़ते तो कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते और एक लुटेरा क्लेन के सर पे मार देता है जिस कारण क्लेन जमीन पे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। और फिर एक लुटेरा इलिसिया के भी सर पे दे मारता है जिस कारण इलिसिया भी बेहोश हो जाती है। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद इलिसिया की आंखें खुलती हैं और वो देखते कि वो तो एक बग्गी में है जहाँ पर उसी की तरह काफी सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। उसके सामने क्लेन अपने इंसानी शरीर में बैठा हुआ होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। इलिसिया क्लेन से पूछते कि ये बताओ तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं किया था। तभी क्लेन बोलता है मैं तो ये देखना चाहता था कि एक इंसान की बॉडी कैसी होती है और मैं देखकर हैरान हो गया कि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा नाजुक होती है। तभी इलिसिया दोबारा से कहते लेकिन तुम्हें तो उन सभी को मार देना चाहिए था। क्लेन कहता है कि लूना एकदम ठीक है तो प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। तभी इलिसिया बोलते कि आखिर तुम यहाँ से अभी तक निकले क्यों नहीं, जिस पे क्लेन कहने लगता है कि तुम भूल गई क्या अभी मैं एक इंसान हूँ और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं लूना को किंग न बना दूं जब तक मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। इसके बाद क्लेन इलिसिया से इस सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन पूछने लगता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं। इलिसिया बताने लगता है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया वो लोग डाकू और ये लोग लोगों को कैप्चर करके स्लेव्स की तरह काम करवाते हैं। तब क्लेन इलिसिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इलिसिया बताती कि नॉर्मल सिटीजन के अकॉर्डिंग ये लोग थोड़े बहुत तो पावरफुल होंगे और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते चाहे इन्हें मार धाड़ करना भी पड़ जाए। और वो क्लेन से रिक्वेस्ट भी करने लगते कि इन लोगों को देखकर तुम सभी ह्यूमंस को एक ही तरीके के मत समझना। सीन शिफ्ट होकर वो लोग अपने अड्डे पे पहुंच जाते जहाँ पर एक एक करके सभी लोगों को बग्गी से उतारा जाता है। लेकिन उनमें से एक आदमी होता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारी मनमानी नहीं सहूंगा और यहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से एक डाकू चाकू फेंककर उसे जान से मार देता है और फिर डाकुओं के ग्रुप का लीडर बाकी गुलामों से कहता है कि अगर जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसके साथ भी यही हादसा होगा। इसके बाद इलिसिया को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं और क्लेन को दूसरी जगह पे भेज देते हैं। तभी एक औरत क्लेन को अपने पास बुलाती है क्योंकि वो बच्चे की कैटेगरी में आ रहा था और क्लेन के पास एक बेबी होता है जिस कारण
कारण वो महिला अंदर से एक रीनू नाम की महिला को बुलाती है, जो कि यहाँ पे बच्चों की देखभाल करती है, और वो तभी जमीन पे नीचे गिर जाती है। ये महिला दिखने में थोड़ी बहुत बदसूरत सी लग रही थी, लेकिन ये दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जैसी रीनू की नजर लूना के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी देखने को मिलती है। इसके बाद हमें टॉप एंगल से उन डाकुओं का अड्डा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गहरी खाई थी, जहाँ पर पानी के अंदर एक लाल रंग की चमचमाती हुई शॉर्ट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ वो जो बंदे थे एलिसिया को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो डाकुओं का लीडर होता है वो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर को अपने बगल में बुला लेता है, और उसके बाद वो एलिसिया के वही रेड क्रिस्टल स्टोन वाले बैग को उठा लेता है। और फिर वो कहता है 4 डीमन किंग में से एक कैलामिटीज उसके इलाके में ये स्टोन्स मिलते हैं, और वहाँ पर उसको मारने के लिए 13 हीरोज को भेजा गया था, लेकिन किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। और कैलामिटीज ने इस गुस्से के कारण पूरे किंगडम को भी तबाह कर दिया था। लेकिन मैंने सुना था जो 13 हीरोज थे उनमें से एक लड़की भी थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने कीमती पत्थर तुम्हारे पास आ कहां से गए। और तभी वो डाकुओं का लीडर बोलता है कि ये लड़की एक हीरो है, जिस कारण एलिसिया यहाँ पे फंस जाती है। और फिर वो कहता है कि किंगडम के तबाह होने के कारण अब हमारा राइज करने का समय आ चुका है। और फिर वो एलिसिया को डराते हुए एक चाकू को निकालता है, जो कि ऊपर से एकदम लाल लाल दिख रहा था। एलिसिया सोचते ऐसे औजार तो हाइडन के लोग ही बना सकते, और आखिर इसके पास ये आया कहाँ से। तब वो आदमी बताने लगता है कि ये ब्लेड एकदम नकली है, जितना ज्यादा इसका कलर रेड होगा ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो भी इन रेड ब्लेड्स को मेड करता वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और नॉर्मल लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है, जिस कारण ये लोग उन्हें बुद्धू बना देते हैं। और जब उसे पता चल गया कि रॉयल फैमिली मारी जा चुकी है, जिस कारण अब ऐसे ब्लेड बनेंगे ही नहीं, और हमारे ब्लेड ज्यादा दाम में बेचेंगे। दूसरी तरफ हमें क्लेन को दिखाया जाता है, जो कि वो एक होटल में एक वेटर का काम कर रहा होता है, और उसका काम है लोगों को खाना सर्व करना। दूसरी तरफ जो हीनो थी वो लूना को दूध पिला रही थी, लेकिन वहाँ पे जो हेना थी उसे बहुत ही बुरी तरीके से लोगों से ट्रोल किया जाता था। और तभी एक आदमी हैनल के बीच में अपना पैर अड़ा देता, जिससे हैनल नीचे गिर जाती है, और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है वो भी टूट जाती है। जिसके बाद वो लोग आदमी हैनल का बाल पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हैं। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि वो लोग अकेले में अब हैनल के साथ क्या करने वाले, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे वो दोनों यहाँ से गंदा काम करके जाने लगते, तभी वो दोनों अचानक से मारे जाते हैं, और क्लेन ने अपने शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन दोनों को यहाँ पे मार दिया था। इसके बाद वो नीरू के पास आता है और उसे लूना पकड़ा देता है, और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना, आखिर तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्यों रहती हो। इसके बाद नीरू बताने लगते है कि वो एक अनाथ लड़की थी जिसे उन्होंने अपने साथ यहाँ पे रखा था, और नीरू को ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके माता पिता कौन हैं, और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को भी इसी तरीके से बचपन में ट्रोल किया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी माँ गायब हो जाती है, तो जिस कारण नीरू की माँ का गुस्सा अब उसके ऊपर उतारा जाता है, और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और ये सब उसके साथ तब तक चला जब तक कि उसके सामने बिक्सिस नहीं आ गई, और बिक्सिस ने उसे यहाँ पर सिखाया कि तुम्हें यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, और उसकी जॉब अब यहाँ पे ये है कि उसको बच्चों को खिलाना और साथ ही उन्हें दूध पिलाना। तभी क्लेन कहने लगता है जैसे कि मुझे याद है कि बच्चे को तो सिर्फ माँ ही दूध पिला सकती है ना। तभी नीरू उदास हो जाते और बताने लगते दरअसल मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मेरा जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, और उसकी जिंदगी का ये दिन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन जैसी उसकी नींद खुलती है तो वो देखते कि एक बच्चा उसका मिल्क पी रहा था, और तभी से उसने डिसाइड किया था कि अब वो बच्चों की देखभाल करेगी। उसकी कहानी सुनकर क्लेन उसे शुक्रिया कहता है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लूना का ख्याल रखो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। और वैसे भी मैं ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लूना भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। और तभी क्लेन उसे ऑफर देता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। उसकी बातों को सुनकर नीरे काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे कि मैं एक स्लेव और ये तुमने मेरे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मुझे उन बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी जिन बच्चों को यहाँ पे गुलाम बनाकर लाया जाता है। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एलिसिया को देखते जिसे कि उसी खाई के पास बंदी बनाकर लाया जाता है, और उसे खाई से नीचे फेंकने वाले थे। दूसरी तरफ हम कुछ गुलामों को देखते जिन्हें कि उस कुएं के अंदर फेंककर वही तलवार को लाने के लिए बोला जाता है। तभी एलिसिया उसे पीछे से चिल्लाकर कूदने से मना करते, क्योंकि एलिसिया के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पानी के अंदर बहुत ही खतरनाक राक्षस हैं। जैसे वो आदमी पानी में गिरता तो एक मॉन्स्टर उसे झपटकर खा लेता है, और महिला देखकर एकदम हैरान हो जाती क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके हस्बैंड को उस राक्षस ने खा लिया था। तभी उन दोनों कपल्स को भी पानी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद एलिसिया की बारी आती है। एलिसिया के सामने तभी एक जंप करता हुआ अंधा आदमी आता है, जो कि एलिसिया के बारे में बहुत ही भला बुरा बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मतलब कि एलिसिया को वो बंदा उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था। एलिसिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आती है, जिसके बाद वो अपने कंधे को डिसलोकेट करती है और उसके बाद अपने हाथों को सामने ले आती है, और फिर वो उस अंधे आदमी को कुछ इस तरीके से अपने बेड़ियों में पकड़ लेती है और उसे पकड़ के साथ में खाई में गिर जाती है। और फिर वो गिरते समय सोच रही थी कि अगर क्लेन ने सच कहा होगा तो मैं यहाँ पे मरूंगी नहीं, लेकिन हम देखते कि उन दोनों की खाई में गिरने के कारण चटनी बन जाती है। और इसी के साथ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिसिया खाई से नीचे गिर जाती है और यहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और उसकी हड्डियों
का एकदम चूरमा बन चुका था, उसके पैरों तक में जान नहीं थी कि वो उठ सके और उसके शरीर से एकदम पानी की तरह ब्लड बह रहा था। एलिसिया ऊपर की तरफ देखकर सोच रही थी कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं करा तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन तभी हम देखते कि एलिसिया का यहाँ पे जितना भी ब्लड बहा था, तभी एलिसिया के शरीर से सारा ब्लड निकल के एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता और वो ब्लड क्लैमिटीज बन जाता। क्लैमिटीज आते एलिसिया के ऊपर चिल्लाने लगता कि बेवकूफ लड़की, तुमने अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है। क्लैमिटीज यहाँ पे एलिसिया को कहता है कि चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम जितने बार भी मरोगी मैं तुम्हें बार बार जिंदा कर दूंगा। फिर एलिसिया बोलते कि अभी तक तुमने मुझे ठीक क्यों नहीं किया, क्या मैं तुम्हारे अब किसी काम की नहीं हूँ? जिसके बाद क्लैमिटीज बोलते कि दरअसल यहाँ पे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। और तभी क्लैमिटीज यहाँ पे नेल के बारे में बताने लगता है कि मुझे लूना के लिए एकदम परफेक्ट आया मिल चुकी है, जो कि लूना का अच्छे से ख्याल रख सकती है, लेकिन जब मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए बोला तो उस महिला ने मुझे मना कर दिया। और यहाँ पे क्लैमिटीज एलिसिया से यही पूछने के लिए आया था आखिर नेल ने उसे मना क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा बेकार भी थी। एलिसिया बताने लगते कि वो महिला एक स्लेव है, जिस कारण वो यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि उसके ओनर उसे अप्रूव न दे दे यहाँ से जाने के लिए। और अगर तुम यहाँ से उनकी मर्जी के बिना जाने की कोशिश करोगे तो तब तक वो लोग तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक कि वो लोग तुम्हें पकड़ न ले। क्लैमिटीज यहाँ पे जो एलिसिया से सवाल के आंसर पूछने के लिए आया था उसको सबके आंसर पता चल जाता और इसके बाद क्लैमिटीज ब्लड वाले फॉर्म में आ जाता और एलिसिया के मुंह के अंदर से उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि एलिसिया के शरीर में हलचल होने लगती है और जो उसकी टूटी फूटी हड्डियां थी वो भी धीरे धीरे रिपेयर होने लगी थी और वो देखते देखते पूरी तरीके से एकदम ठीक हो जाते। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे एलिसिया को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी की हड्डियों का चूरन बन चुका था, वो दोबारा से रिपेयर हो रही थी। सभी डाकू ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि कोई बंदा अगर खाई से नीचे गिरा वो अभी तक जिंदा है। तभी एक डाकू एलिसिया के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन एलिसिया उसका हाथ पकड़ती है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारते जिससे वो डाकू दूर जाके गिरता है। दूसरी तरह हम क्लेन को देखते जो कि लूना को अपने हाथ में लेकर जा रहा था और वो लूना को कहते कि हम नेल से दोबारा जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम नेल को देखते जो कि अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाते। तभी वहाँ पे वही सिस्टर होते जो कि कहते मुझे लगा था तुम तो अभी तक बेहोश पड़ी होगी कहीं और आखिर तुम इतने देर से कहाँ थी और दो लोगों का ख्याल रखने में तुम्हें इतनी देर कैसी लगी। तभी नेल माफी मांगने लगती और वो कहते कि दरअसल मैं एक बच्चे को दूध पिला रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। तभी सिस्टर नेल को अच्छे से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और सारा काम अच्छे से करने के लिए कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो लोग दोबारा से आकर उसके साथ बहुत ही बुरा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेल इतनी ज्यादा खुश थी, इस कारण सिस्टर उससे पूछते कि आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। तभी नेल पूछती है कि ये बताइए सिस्टर वो लोग तो आपको बाहर से लेकर आए थे ना। और नेल बताने लगते हैं कि मैं तो इस जगह पे बचपन से ही हूँ और यहाँ पे जितनी भी आपको लड़कियां दिखती उनके घर वालों ने उन्हें किसी न किसी वजह से निकाल दिया था। तभी सिस्टर बोलते कि आखिर तुम इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रही हो, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। नेल बोलते कि दरअसल ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई ना, इसलिए बस मैं आपसे पूछ रही थी। और वैसे भी मुझे एक स्लेव ने अपने साथ बाहर चलने का ऑफर दिया था। ये सुनकर यहाँ पे सिस्टर हैरान हो जाती और नेल के मुंह पे एक जोरदार चांटा मार देती है। तभी यहाँ पे रोपो आ जाता है। ये बंदा इस जगह का सरदार है और इसे देखकर वो दोनों काफी अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पे क्लेमिनी रोपो के आने का कारण पूछने लगती है, जिस पे रोपो कहता है कि मैंने दरअसल यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तभी यहाँ पे रोपो जो होता है कुछ बात आज सुनता नहीं है और वो नेल को अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है। क्लेमिनी पीछे से रोपो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नेल को अपने साथ ले जाता है। उन लोगों के जस्ट जाने के बाद यहाँ पे क्लेन आ जाता है। क्लेमिनी क्लेन को देखकर बोलते कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे दूध पिला पाएगा। और फिर वो कहते कि अब इस बच्चे को कभी भी दूध नहीं मिलने वाला, क्योंकि नेल ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है। और वो इतना कहकर यहाँ पे चुप हो जाती है। तभी क्लेन उसे घूरने लगता है और कहता है कि मुझे सारी बातें बताओ। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि रोपो नेल को एक गुफा के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसका वही पालतू मॉन्स्टर होता है। और हमें पता चलता है कि रोपो नेल को यहाँ पे उस मॉन्स्टर के बलि चढ़ाने वाला है और वो मॉन्स्टर नेल को पकड़ के खाने ही वाला था। तभी नेल अपने मन में सोचते कि मुझे उस बच्चे की बात मान लेनी चाहिए थी और उसके साथ चला जाना चाहिए था। और तभी हम देखते कि यहाँ पे क्लेन आ जाता है और उसकी आंखों के सामने ही वो मॉन्स्टर यहाँ पे नेल को खा लेता है। और हम देखते कि यहाँ पे क्लेन देखते ही रह जाता है और वो नेल को यहाँ पे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और तभी क्लेन उस मॉन्स्टर को घूरने लग जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर की फट जाती है और वो यहाँ पे उल्टी कर देता है और उल्टी के साथ साथ यहाँ पे नेल उसके मुंह के अंदर से बाहर आ जाती। यहाँ पे नेल की सांसें चल रही थी, जिस कारण वो अभी जिंदा थी, लेकिन यहाँ पे नेल का एक हाथ और पैर टूट चुका। तभी क्लेन लूना को पकड़ के नेल के पास रख देता और कहता है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। और तभी क्लेन अपनी शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और लूना और नेल को यहाँ से दूर भेज देता है। जब से ये बंदा अपने मॉन्स्टर से बातें कर रहा था और जैसे ही बंदा पीछे मुड़कर देखता तो ये बंदा देखकर एकदम हैरान हो जाता कि पीछे बस क्लेन ही खड़ा हुआ था। तभी क्लेन से ये बंदा पूछने लगता कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया, क्या तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल किया था। तभी क्लेन जो होता है वो कहता कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये मैजिक क्या होता है। तभी रोपो अपनी पॉकेट से एक केमिकल को निकालता है जो कि उसने काफी सारे इंसेक्ट्स की मदद से बनाया था। ये एक तरीके से एक ड्रग था। और तभी वो बंदा उस केमिकल को लेकर आग के अंदर डाल देता है, जिससे यहाँ पे एकदम रेड रेड सा धुआं धुआं
सा हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे क्लेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस पॉइंट पर वो जो मॉन्स्टर होता है क्लेन के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण यहाँ पे क्लेन की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और उसके सर से खून तक निकलने लग जाता है। क्लेन अपने मन में सोचता है कि इस इंसानी बॉडी में आने के कारण अब मुझे काफी ज्यादा पेन भी महसूस होने लगा है। दूसरी तरफ हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जैसे कि बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया था, लेकिन वो एक एक करके सभी के हाथ पैर को काटे जा रही थी। और तभी उसे अपने बचपन का सीन याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे ट्रेनिंग दी थी और उसे कहा था कि तुम्हें बड़ा होकर एक बेस्ट फाइटर बनना है और तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है और हमेशा अपने ब्लेड के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। यहाँ पे एलिसिया ने ऑलरेडी काफी सारे बंदों को मार दिया था, लेकिन उनका जो नंबर था अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। ऑलरेडी काफी सारे बंदे यहाँ पे मौजूद थे और तभी एक बंदा एलिसिया के ऊपर यहाँ पे हमला करने के लिए आता और वो बंदा एक ही बार में यहाँ पे एलिसिया की तलवार को तोड़ देता है। अब एलिसिया यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई मजबूत हथियार नहीं था और तभी एलिसिया यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और वो सभी गुंडे भी एलिसिया का पीछा कर रहे थे। एलिसिया भागते भागते अपने मन में सोच रही थी कि अगर मैं थकान के कारण रुक गई और उन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग ना जाने मेरे साथ कैसा बुरा हाल करेंगे। कुछ भी करके उसे पानी में जाकर लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। और एलिसिया को ये भी पता है कि पानी के अंदर काफी खतरनाक बीस्ट है और उनसे बचकर उसे उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेना होगा। तभी एलिसिया अचानक से काफी सारे बैम्बूस के ऊपर चढ़ जाते और उसका पीछा करते करते काफी सारे लोग भी ऊपर चढ़ने लग जाते। तभी एलिसिया यहाँ पे अपना तिगड़म लगाते और कुल्हाड़ी से सारे बैम्बूस की रस्सी को काट देते, जिससे यहाँ पे होता क्या कि बैम्बूस पानी में नीचे गिरने लग जाते और बैम्बूस की चपेट में आने के कारण काफी सारे डाकूस भी पानी के अंदर गिर जाते और मौके का फायदा देखकर एलिसिया भी पानी के अंदर जंप कर देती और एलिसिया यहाँ पे पानी में डूब गई थी उस तलवार को पाने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि पानी के अंदर डूबने के कारण उसे यहाँ पे चक्कर आने लगेंगे और उसकी पूरी आंखें एकदम लाल हो गई थी। तो इसके बाद हम एलिसिया को देखते जो कि उस तलवार की तरफ बढ़ रही होते और उसे सामने वो रेड कलर की तलवार दिख भी जाती है और जैसे ही वो उस तलवार के पास पहुंचकर उसे पकड़ने ही वाली होती है तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर उस तलवार की पहरेदारी कर रहा अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे यहाँ पे एलिसिया की काफी ज्यादा हवा टाइट हो जाती है। लेकिन एलिसिया समय न गवाते हुए उस तलवार की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पे वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल लेता है और एलिसिया को यहाँ पे निगल ही लेता है, लेकिन इससे पहले एलिसिया के हाथ में वो तलवार आ जाती है। तभी यहाँ पे एलिसिया को अपने फादर की एक बात याद आने लगती है कि एलिसिया, चाहे तुम एक लड़की हो, चाहे तुम्हारे पास एक आदमी जैसा शरीर नहीं है, लेकिन तुम किसी भी तलवार को पकड़ के उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल सकती हो। तभी यहाँ पे एलिसिया उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर का मुंह खोल देती है और तलवार की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसके बाद एलिसिया ऊपर की तरफ जा रही थी और ये मॉन्स्टर भी उसका काफी तेजी से पीछा कर रहा था और इसके बाद एलिसिया काफी तेजी से ऊपर की तरफ पहुंच जाती और जैसे ऊपर वाले मॉन्स्टर यहाँ पे एलिसिया को रोकने के लिए आते हैं तभी एलिसिया यहाँ पे अपनी तलवार का इस्तेमाल करते उन सभी मॉन्स्टर को मार देती है। तब यहाँ पे एलिसिया पानी के बाहर आ जाते और उसका पीछा करते करते वो मॉन्स्टर भी पानी के बाहर आ जाता, जिसे देखकर वहाँ के लोगों की काफी ज्यादा फटके हाथ में आ जाती है और वो मॉन्स्टर यहाँ पे सबके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एलिसिया तलवार का इस्तेमाल करते उस मॉन्स्टर के टेंट्रिकल्स को काट देती है। तभी यहाँ पे एलिसिया को एहसास होता है कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा पाएगी, तभी वो यहाँ से निकलने का रास्ता अपनाती है और यहाँ पे जितने भी घायल गुंडे थे वो यहाँ पे एलिसिया से जान की भीख मांग रहे थे और एलिसिया को एक हीरो का फर्ज निभाने के लिए कहने लगते हैं। तब यहाँ पे एलिसिया कहती है कि अब तुम एक हीरो की मदद मांग रहे हो, मैं कोई ऐसी वैसी हीरो अब नहीं रही, मैं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे के अंडर में काम कर रही जो कि इस मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एलिसिया यहाँ से चली जाती है और वो मॉन्स्टर यहाँ पे बचे हुए गुंडों को खा लेता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ क्लेन को देखते हैं, जिसे पता चल गया होता है कि एलिसिया ने यहाँ पे अपना सारा काम कर दिया है और वो एलिसिया से यहाँ पे उसके शरीर के अंदर जो ब्लैक ब्लड है उसकी मदद से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक रहा हो। तब यहाँ पे एलिसिया कहने लगते कि तुम्हें पता नहीं ये मेरे लिए कितना ज्यादा टफ था, अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता थी तो मेरी मदद करने के लिए आखिर तुम क्यों नहीं आए। तब यहाँ पे क्लेन बताने लगता है कि मैं खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तब यहाँ पे एलिसिया कहते आखिर डार्क बीस्ट के लॉर्ड को कैसी प्रॉब्लम। तब यहाँ पे क्लेन बताने लगता है कि दरअसल मैं अभी एक ह्यूमन फॉर्म में हूँ, जिस कारण जो मेरे सामने टेक्निक चल रही है मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये चल क्या रहा है और वैसे भी तुमने मुझे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें इसकी सजा दे दूं। तभी हम देखते कि क्लेन ने उस बीस्ट को हरा दिया होता है, लेकिन उसका जो मास्टर होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लेन ने बेटी को इतनी आसानी से हरा कैसे
दिया। तभी यहाँ पे अचानक से उसकी नेल से टक्कर हो जाती, जिस कारण उसके साथ जो लूना था उसे वो भी मिल जाता है। दूसरी तरफ हम एलिसिया को देखते जो कि क्लेन के पास पहुंच जाते और उसे यहाँ पे एयर के अंदर कुछ रेड रंग का केमिकल दिखता है। तभी क्लेन कहता है कि ये स्मॉग नॉर्मल इंसेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रही है और इसका तुम्हारे ऊपर भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ स्मोक डार्क बीस्ट के ऊपर ही असर करती है और यही कारण है कि मैं अभी ना ही कुछ सूंघ पा रहा हूँ और स्मेल कर पा रहा हूँ। वैसे मैं ट्रांसफॉर्म होकर इस पूरी जगह को तबाह कर सकता हूँ जिससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे लूना की फिक्र है और दरअसल मुझे पता ही नहीं है कि लूना कहाँ पे है, क्योंकि मैंने उसे नेल के साथ भेजा था और नेल भी जख्मी होने के कारण कुछ नहीं कर सकी, तो तुम्हें लूना को बचाना होगा एलिसिया। और वैसे भी तुम्हें मैजिक के बारे में तो पता होगा। तब एलिसिया कहते कि मुझे इस मैजिक के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, क्योंकि बस मैजिक का इस्तेमाल एल्केनाइंस करते हैं, लेकिन मुझे मैजिक नहीं आता जिस कारण मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब यहाँ पे क्लेन कहता है कि फिर तो तुम एक नंबर की बेवकूफ। तब यहाँ पे क्लेन कहता है कि अब हम दोनों को साथ में मिलकर ढूंढना पड़ेगा, तो चलो मेरे साथ। तभी यहाँ पे एलिसिया क्लेन से पूछने लगते है कि रुको, अगर लूना को कुछ हो गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे। तभी यहाँ पे हमें क्लेन का एक स्कैरी फेस देखने को मिलता है और वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा ह्यूमैनिटी से भरोसा ही उठ जाएगा। तभी यहाँ पे एलिसिया कहती कि मुझे लगा ही था ये बंदा ऐसे ही कुछ करेगा, क्योंकि ये अभी तक लूना के चक्करी में इतना ज्यादा शांत। तभी यहाँ पे एलिसिया को जमीन के ऊपर नेल का ब्लड दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। तभी यहाँ पे ब्रो को लूना को अपने हाथों में उठा लेता है, लेकिन नीचे जो नेल घायल पड़ी हुई थी वो तभी यहाँ पे ब्रोको का पैर पकड़ लेती है। गुस्से में तभी यहाँ पे ब्रो को घायल पड़ी हुई नेल को काफी बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। तभी हमें यहाँ पे थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूना के काफी ज्यादा रोने के कारण जो ब्रोको के हाथ में लैंप था वो यहाँ पे टूट गया होता है, जिससे यहाँ पे ब्रोको रेड स्मोक बना रहा होता है। और तभी यहाँ पे ब्रोको को एहसास हो जाता है कि लूना के पास भी कुछ मैजिकल पावर्स है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद से लूना हिडन के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा। और अब वो लूना को यहाँ से अपने साथ पकड़ के ले जाने लगता है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती एलिसिया की। तब यहाँ पे ब्रो को एलिसिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे अपने साथियों के बारे में पूछने लगता है। तब क्लेन बताता है कि वो लोग डार्क बीस्ट का खाना बन चुके हैं और शायद से यहाँ पे नेल ने तुम्हें काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करी है। ब्रो को तभी यहाँ पे उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और अगर कोई भी आगे आया तो वो यहाँ पे लूना की उंगलियों को काट देगा, लेकिन इससे यहाँ पे क्लेन को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लेन अपने ब्लड का इस्तेमाल करके लूना को तो पहले की तरह ठीक कर सकता है। तभी यहाँ पे एलिसिया क्लेन को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है और उसके बाद वो ब्रोको को यहाँ पे हाइडन के हीरो की तलवार दिखाती है। और तब एलिसिया कहते कि अगर तुम ये तलवार चाहिए तो जाओ ले लो, और वो उसके बाद तलवार को उस दीवार के अंदर घुसा देती है। तब यहाँ पे एलिसिया ब्रोको के सामने एक प्रस्ताव रखती है, अगर तुम्हें वो तलवार चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे लूना को छोड़ना होगा, लेकिन अगर तुमने इसके अलावा कुछ भी करने की कोशिश तो उसके अगले ही पल मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगी। तब यहाँ पे ब्रोको कहने लगता है कि ये तलवार तुम मुझे इतनी आसानी से दे रही हो तो इसका मतलब ये बच्चा हेडन के शाही सपूत है। तब यहाँ पे ब्रोको कहने लगता है कि एक शाही के लिए बस एक छोटी सी तलवार की डील, तो जल्दी से मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे 13 साथियों की तलवार भी कहाँ पर है। तब यहाँ पे एलिसिया कहते कि वो तलवार लूना माउंटेन की गहराई में, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो तुम्हें उसे प्राप्त करना होगा। तब यहाँ पे ब्रोको कहता है कि मैं उसे जरूर हासिल करूंगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उसे हासिल नहीं कर सकता तो ये देखो। तभी यहाँ पे ब्रोको अपने ऊपर एक पाउडर को छिड़कता है और उसके बाद वो यहाँ पे लूना को रुला देता है, जिस कारण दो मैजिक यहाँ पे कंबाइंड हो जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे गायब हो जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि एलिसिया उसके सामने आ जाती है और उसे बीच में से काट देती है और वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेको कहता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम मुझे देख सकते हो, जिस पे यहाँ पे एलिसिया कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, तुम्हारे हाथ में लूना था जिस कारण मैंने सेंस कर लिया कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे होगे। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ब्रेको निपट चुका है और दूसरी तरफ यहाँ पे एलिसिया क्लेन को कहने लगते हैं कि तुम दोबारा से नेल को जिंदा कर दो। तब यहाँ पे क्लेन कहता है कि मैं डार्क ब्लड को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ और वैसे भी इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स गायब है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। तब यहाँ पे एलिसिया कहते कि क्या तुम एक नंबर के पागल हो, इसने अंत तक लूना को बचाने की कोशिश करी, अगर मैं लूना की माँ होती तो मैं नेल को लूना की देखभाल करने के लिए रखती। इसके बाद क्लेन कहता है कि तब भी मुझे डार्क ब्लड की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए जब तक मैं इसे जिंदा करूंगा तो तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। तब यहाँ पे एलिसिया कहते कि मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक हीरो और मेरा काम यह कि लोगों की रक्षा करना।
तब यहाँ पे क्लेन इलिसिया के अंदर से डार्क पावर को निकाल देता है और उसके बाद वो यहाँ पे नेल को भी जिंदा कर देता है, जिससे यहाँ पे नेल का बॉडी पार्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। पहले वो मोटी सी भद्दी सी दिखती थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी सुंदर बन गई थी। तब यहाँ पे क्लेन कहता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, जिसके बाद यहाँ पे नेल कहती है कि क्या इसका मतलब तुमने मुझे बचाया है। तब यहाँ पे क्लेन कहता है कि अगर तुम्हें किसी को शुक्रिया बोलना है तो इसको बोलो, क्योंकि इसकी बॉडी सड़ चुकी है, लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इलिसिया भी जिंदा हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्लेन लूना को नेल के हाथ में थमा देता है और उसे यहाँ से अपने साथ बाहर चलने के लिए कहने लगता है, जिसपे यहाँ पे नेल मान भी जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लेन को देखते हैं जो कि इलिसिया से उसकी तलवार को ले लेता है, जिससे यहाँ पे इलिसिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन क्लेन यहाँ पे इलिसिया को वादा करता है कि जब उसे इस तलवार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वो उस तलवार को उसे दे देगा। इसके बाद हम नेल को देखते हैं जो कि यहाँ पे चलने की सारी तैयारी कर लेती है और यहाँ पे नेल को देखकर इलिसिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतना भारी सामान वो इतनी आसानी से कैसे उठा पा रही है। और इलिसिया को ऐसा लग रहा था शायद से क्लेन ने नेल की बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे के बॉडी पार्ट से चेंज कर दिया है। तब यहाँ पे इलिसिया कहती है कि मुझे किसी न किसी तलवार को तो अपने पास रखना होगा। तब यहाँ पे नेल इलिसिया को बताते हैं कि बरूके के रूम में काफी सारी तलवार है, तो आप वहां से जाकर ले सकती हो। इसके बाद हम इलिसिया को देखते हैं जो कि तलवार लेने के लिए उस रूम के अंदर चली जाती है। जैसे वो वहां पे जाके एक ड्रॉल को खोलती है तो वहां पर उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे इलिसिया को एक तलवार मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो ही रही होती है। तभी दीवार तोड़ते हुए यहाँ पे क्लेन आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्लेन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। तब वहाँ पे क्लेन पे हमला करने वाला भी बंदा आ जाता है और उस बंदे को देखकर यहाँ पे इलिसिया को समझ आ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उस बंदे से फाइट करने के लिए यहाँ पे इलिसिया अपनी तलवार को निकाल लेती है, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे यहाँ पे इलिसिया बाल बाल बचती है, लेकिन उसके चेहरे पर खरोच आती है बस। और उसके बाद वो बंदा लगातार इलिसिया के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिससे यहाँ पे इलिसिया बाल बाल बच रही थी। इसके बाद वो बंदा पीछे हटकर यहाँ पे इलिसिया के ऊपर विंड से हमला करता है, जिस कारण यहाँ पे इलिसिया घर तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरती है। इसके बाद वो बंदा भी इलिसिया के पीछे पीछे आ जाता है और वो कहने लगता है तुम तो सच में काफी ज्यादा टफ अपोनेंट हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मतलब उस लड़के से। अगर तुम साइड हट जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब यहाँ पे इलिसिया कहते कि मुझे नहीं पता कि तुम उन गुंडों के साथी हो या फिर नहीं, लेकिन तुम एक हीरो को काफी ज्यादा कम आंक रहे हो। इसके बाद यहाँ पे इलिसिया अपने माइंड को एकदम शांत रखती है और उसके बाद उस बंदे के ऊपर एक काफी तगड़ा हमला करने के लिए आ जाती है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे इलिसिया की तलवार एकदम स्प्रिंग की तरह लचीली हो जाती है और उसकी तलवार उस बंदे की गर्दन के नीचे होती है। और तभी यहाँ पे क्लेन आ जाता है जो कि इलिसिया को रोक देता है और चाहकर भी यहाँ पे इलिसिया को रुकना पड़ता है। तब यहाँ पे क्लेन इलिसिया को समझाने लगता है कि इस बंदे को कुछ गलत फैमिली हो गई थी, इस कारण इस बंदे ने हमारे ऊपर हमला करा था। अगर मैं तुम्हें सही टाइम पे नहीं रोकता तो ये बंदा तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। तब यहाँ पे ये बंदा बताने लगता है कि दरअसल वो यहाँ पे बरूकों को ढूंढते हुए आया, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि डार्क बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकता है और नेल के शरीर में से उसी डार्क बीस्ट की बदबू आ रही है, जिस कारण उस बंदे को लगता है कि क्लेन ही डार्क बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। तब यहाँ पे क्लेन को सारी बातें समझ आ जाती और वो नेल को इस गांव के बाहर जाकर रुकने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ पे क्लेन इलिसिया को बताता है कि ये बंदा एक डार्क बीस्ट है जो कि किसी पावरफुल इल्यूजन के इफेक्ट में, इसी कारण ये बंदा अभी एक ह्यूमन के फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्लेन कहता है कि इसी कारण मैं इस बंदे की फॉर्म को पता नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे डार्क बीस्ट है और वो है बेस्ट की लॉर्ड जेबिस्टियर्स, और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी और क्लैमिटीज की बिल्कुल भी नहीं बनती। तब यहाँ पे गार्ड कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। इसके बाद यहाँ पे क्लेन अपनी सच्चाई नहीं बताता है और वो उस गार्ड के सामने ऐसे दिखाता है कि वो क्लैमिटीज का एक सर्वेंट है। इसके बाद हम गार्ड को देखते हैं जो कि अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कहने लगता है कि जैसे क्लैमिटीज ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है, वैसे ही गार्ड का जो लॉर्ड है वो भी ह्यूमंस को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। तब यहाँ पे गार्ड क्लेन को भी अपने डार्क बीस्ट होने का सबूत देने के लिए कहता है, जिसपे यहाँ पे क्लेन अपने एक टेंटिकल को बाहर निकाल के दिखाता है। अब ये सारी चीजें तो देखकर यहाँ पे इलिसिया की काफी ज्यादा फट रही होती है, क्योंकि उसके सामने दो खतरनाक डार्क बीस्ट खड़े हुए थे और यहाँ पे इलिसिया अपने माइंड में काफी सारी बातें सोच रही थी और वो कहती कि क्या हमने जो पहले फाइट करी थी क्या हम वो गलत फाइट कर रहे थे। तब यहाँ पे क्लेन इलिसिया का माइंड पढ़ लेता है और उसे कहने लगता है कि बहुत से डार्क बीस्ट होते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म नहीं ले पाते हैं और ना ही बोल सकते हैं, तो तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। जेनेथियर के अलावा कोई भी डार्क बीस्ट ह्यूमन के साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, क्योंकि हम डार्क बीस्ट
बीस्ट ह्यूमंस को काफी ज्यादा कमजोर समझते हैं और उनसे बात करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होती है। तब गार्ड कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर ये एक हीरो क्या कर रही है, क्योंकि ये लोग तो हमारे दुश्मन होते हैं। तब क्लेन कहता है कि हाँ, तुम ये बात तो सही कह रहे हो कि ये लड़की एक हीरो है, लेकिन ये लड़की मेरे एक स्पेल के कारण मेरे बस में है और इसके जरिए मैं ये सीख रहा हूँ कि आखिर ह्यूमंस कैसे रहते हैं और बाकी के वो दोनों भी मेरी इसी में मदद कर रहे हैं। अब इसके आगे तुम बताओ कि आखिर जेनेथियर ह्यूमंस को खत्म करने के बारे में क्यों सोच रही है, क्योंकि जिस जेनेथियर को मैं जानता हूँ उसे बिल्कुल भी ह्यूमंस में इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी जो ऑगटिस है वो तो उसे पूजते भी हैं। तब यहाँ पे गार्ड फ्लैशबैक बताने लगता है कि उसने 3 दिन पहले नोटिस किया था कि डार्क बीस्ट के बच्चे अचानक से गायब होने लगे हैं और उसे वहाँ पर एक पोशन मिला था जिससे उसे ऐसा लगता है कि इसमें ह्यूमंस जरूर इन्वॉल्व हैं और इसलिए जेनेथियर ने उसे ह्यूमंस के बीच में जाकर इन सारी घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है और उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र भेजा जाता। और अगर उसे थोड़ा सा भी लगता है कि इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं तो उसके बाद वो पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर सकता है। तब क्लेन कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जेनेथियर ने मेरे मास्टर से पहले ये सब करने के बारे में सोच लिया। तब यहाँ पे गार्ड बताने लगता है कि साउथ माउंटेन के साइड भी कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हुए हैं और मैं यहाँ पे उसी चीज को सर्च करते हुए आया हूँ। तब यहाँ पे क्लेन कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, जिस बंदे को तुम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हो मैंने उस बंदे को पहले ही मार दिया है और उसके साथ मैंने उस डार्क बीस्ट को भी मार दिया था क्योंकि उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी। तब यहाँ पे क्लेन को ऐसे बुरखे वाले लोगों के बारे में भी पता चलता है जिनसे बरोकों की भी फटती थी और वो लोग बीस्ट के बच्चों के अलावा भी और बच्चों की किडनैपिंग करते हैं। और तब हमें पता चलता है कि नेल के जो 3 बच्चे हुए थे उन्हें भी इस महिला ने मारा था, जो कि अपने आप को नेल के सामने काफी ज्यादा अच्छी बन के दिखाती थी। और सारा मामला यहाँ पे क्लेन को समझ आ जाता है और वो गार्ड को बताने लगता है कि डार्क बीस्ट और ह्यूमंस के बच्चे को चोरी करना एक दूसरे से लिंक्ड है और जिस टैलेंट को वो लोग ढूंढ रहे हैं उसे मैजिक कहते हैं। इलिसिया को यहाँ पे मैजिक के बारे में कुछ पता नहीं होता तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पे इलिसिया का उन लोगों के ऊपर अंदाजा होता है कि इसके पीछे वो लोग हो सकते जो कि मैजिक को टूल की तरह इस्तेमाल करते वॉर के अंदर, और इन्हें विजार्ड कहा जाता। कुछ टाइम पहले तलवारों से लड़ाई की जाती थी लेकिन बीच में ये विजार्ड आ गए जो कि मैजिक का इस्तेमाल करने लगे थे और उस टाइम पे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता था कि किसके पास कितनी ज्यादा विजार्ड्स की पावर है। और पहली बार बुलाट मैजिशियंस को वॉर में बीच में लाने वाला बंदा ये था और इस बंदे का नाम है जनरल ड्रेल और ये बंदा वही है जिसने कि इलिसिया के पिता को बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया था। और तब हमें पता चलता है कि हेडन पे कब्जा करने के लिए वॉयलेंट राज्य ने जनरल ड्रैग को अपनी पूरी एक आर्मी के साथ भेजा होता है और एसलीन की आर्मी उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे खड़ी होती है। और इसके बाद हम एसलीन के आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं और यहाँ पे हमें इनका कमांडर ड्रॉर दिखाया जाता है। यहाँ पे ड्रॉर को पता चलता है कि इनकी सेना में कम से कम 6000 सिपाही हैं, लेकिन जिस सेना ने हेडन के ऊपर हमला किया उसमें कम से कम 50,000 सिपाही हैं, जिस कारण इन लोगों की यहाँ पे फटी पड़ी रहती और वो लोग इस वॉर में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जनरल ड्रॉर एक काफी बढ़िया प्लान बनाता है क्योंकि उनकी सेना साउथ की तरफ से हेडन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो जल्दी से वेस्ट की तरफ से जाकर हेडन के अंदर एंटर हो जाएं। तो वो लोग यहाँ पे हेडन की तरफ से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस चीज में उन्हें हेडन की मदद चाहिए होगी। लेकिन अभी तक उन्हें वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कैलेमिटीज ने जो हमला करा था जिस कारण यहाँ पे उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक, क्योंकि हेडन का राजा तो अभी मर चुका है ना। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग हेडन के ऊपर इस जगह को कब्जा करने के लिए हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह जहाँ से काफी सारे मैजिकल हथियार को बनाया जा सकता है और अगर उन्होंने हेडन की ये जगह कब्जे में ले ली तो हमारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। और तभी इन लोगों को यहाँ पे एक खबर मिलती कि हाई वोल्ट के बीस्ट का गेट खुल चुका है और ये एक विजार्ड होता जो कि ड्रेल का साथी होता है और वो यहाँ पे हेडन के राजकुमार को ढूंढने के लिए आए हैं। और हेडन के राजकुमार के बारे में तो आप लोग जानते हैं जो कि क्लेन की अभी निगरानी में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेल को देखते जो कि क्लेन को कॉफी देते हुए यहाँ पे गार्ड के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पे क्लेन नेल को बताने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे हमारी बातों पे भरोसा हो गया और उसके बाद वो अपनी जर्नी पे निकल चुका है। तब यहाँ पे इलिसिया भी टाउन से हेडन के बारे में पता लगा के आ जाती है और आकर क्लेन को बताने लगती कि हेडन की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। बुरीटो किंगडम ने हेडन के ऊपर हमला कर दिया और किंग के मर जाने के कारण कोई भी उन लोगों को रोक नहीं पा रहा है और मैंने सुना कि एसिडी ने भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग भी इस काम में नाकाम रहे। तब क्लेन कहता कि आखिर एसिलिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पे इलिसिया बताते कि एसिलिन किंगडम और बुरीटो किंगडम काफी समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एसिलिन किंगडम मैजिक में बुरीटो किंगडम से काफी ज्यादा पीछे है और इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि हाइडन किंगडम के रॉयल लोग जिस जगह पे अपने मैजिकल वेपन्स को बनाते हैं ये जगह बुरीटो किंगडम के कब्जे में हो जाए। और वैसे भी अभी वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस जगह को संभाल पाए, क्योंकि हाइडन के किंग ने किंगडम
के अंदर मैजिक को बैन करके रखा हुआ है और इसी कारण वहाँ पे कोई भी विजार्ड नहीं। तब यहाँ पे नेल इलिसिया को भी कॉफी पीने के लिए ऑफर करती है और ये देखकर यहाँ पे इलिसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी कॉफी टेस्ट नहीं करी है। इसके बाद यहाँ पे नेल लूना को दूध पिलाने के लिए ले जाती है और तभी यहाँ पे इलिसिया नेल की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, जिससे क्लेन को लगता है कि शायद से इलिसिया उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में सीरियस बातें चलने लगती है और यहाँ पे इलिसिया क्लेन को बोलने लगते, तुम तो लूना को एक किंग बनाना चाहते हो ना, लेकिन सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और देखकर लग रहा है कि पूरी तरीके से हैनल किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी क्लेन कहता है कि मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अगर बोरिटो किंगडम के ऊपर कब्जा भी कर लेता लेकिन तब भी मैं किसी भी कीमत पे लूना को किंग बनाकर रहूंगा। तभी इलिसिया कहते कि तुम बात नहीं समझ रहे हो, अगर बोरिटो ने किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसकी बात तुम सोचते ही रह जाओगे और लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा। और अगर इसके अलावा किसी ने लूना को पहचान लिया तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हेडन के प्योर ब्लड के बच्चे काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लूना को कोई भी पहचान सकता है कि वो एक रॉयल्टी है। हेडन के रॉयल ब्लड लाइन्स में कुछ रिफाइनमेंट के सीक्रेट्स हैं और बुरीटो किंगडम उसी चीज को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए ही उन्होंने ड्रैगन स्लेयर ड्रेल को भेजा है और उसने मेरे रिटायर फादर को मारने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। इसके बाद हमें इलिसिया के फादर को दिखाया जाता जो कि एक काफी कमाल के स्वॉर्ड मास्टर होते हैं और ड्रेल इलिसिया के फादर का दोस्त होता है और उसने इसलिए उनके ऊपर हमला किया होता है ताकि वो ये जान सके कि उसका मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तब यहाँ पे इलिसिया भी ड्रेल से फाइट करने के लिए अपनी तलवार को पकड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पे इलिसिया के फादर उसे रोक देते हैं क्योंकि उसका सपना है कि वो एक हीरो बने और ड्रेल के साथ फाइट करके यहाँ पे इलिसिया कभी भी एक हीरो नहीं बन सकती। इसी कारण यहाँ पे इलिसिया के फादर उससे एक वचन लेते हैं कि तुम अपने सपने को पूरा करोगी और बड़े होके एक हीरो बनोगी, और इतना कहकर उसके पिता की डेथ हो जाती है। तब यहाँ पे इलिसिया क्लेन को हेडन को बचाने के लिए कहती है ताकि उनका आगे चल के प्लान एकदम सक्सेसफुल हो जाए। तब यहाँ पे क्लेन कहने लगता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ऐसे किंगडम को बचाना पड़ेगा जिसे मैंने कभी पहले डिस्ट्रॉय किया है। तब इलिसिया कहते कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिसपे यहाँ पे क्लेन उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नेल और लूना की रक्षा करनी है और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ऐसा लगेगा कि एक डीमन किंग जैसे कि एक ह्यूमन के साथ मिला हुआ है और इससे मेरा प्लान भी सामने आ सकता है। और अगर विजार्ड्स और ड्रेल्स डीमंस के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं तो मैं इस मामले में इंटरफेयर भी कर सकता हूँ और इससे मुझे विजार्ड की ताकत के बारे में भी अनुमान लग जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें अपने फादर का बदला चाहिए है और वैसे भी ये तुम्हारी फाइट नहीं है और साथ ही तुमने अपने फादर को वादा किया था कि तुम ड्रेल से फाइट नहीं करोगी। तब यहाँ पे इलिसिया कहते कि मुझे पता है कि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं एक हीरो बनूंगी, लेकिन क्या फायदा, मैं तो मर चुकी और मैं तुम्हारे मैजिक ब्लड से अभी तक जिंदा हूँ और मैंने अपने हीरो बनने के सपने को भी कब का त्याग दिया है। तब क्लेन यहाँ पे जाते जाते कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक हीरो हो या फिर नहीं, क्या तुम्हारे हाथ में एक स्वॉर्ड होगी तभी तुम्हें हीरो माना जाएगा या फिर एक डीमन को मारने के बाद? तो बताओ आखिर तुम एक हीरो क्यों बनना चाहती हो? तब इलिसिया कहते कि मैं एक हीरो इसलिए बनना चाहती थी ताकि मैं इस दुनिया को बड़ा कर सकूं। तब यहाँ पे क्लेन कहता है कि तो फिर बढ़िया, तुमने यहाँ पे नेल को प्रोटेक्ट किया, इसका मतलब तुम एक हीरो और तुमने नेल की छोटी सी जिंदगी को भी एकदम बड़ा कर दिया है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम अपने हीरो बनने के करियर को भी ड्रॉप कर दो। इसके बाद हम क्लेन को देखते जो कि अपने असली रूप में वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके चला जाता है और यहाँ पे बुरीटो की आर्मी हेडन के किलो को तबाह करते हुए आगे बढ़ती जा रही और दूसरी तरफ अभी भी एसिलिन किंगडम के सोल्जर्स बुरीटो किंगडम से अभी भी काफी ज्यादा पीछे थे और हमें यहाँ पे उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि हाइडन किंगडम लूना को ढूंढते हुए पहुंचा था। इसके बाद हम देखते कि नेल और इलिसिया एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक गुंडे को पीट रहे होते और ये गुंडा बुरीटो का ही एक साथी होता है। इसके बाद हम देखते कि वहाँ के लोगों ने काफी सारे गुंडों को पकड़ के पेड़ से टांग कर फांसी दे दी होती है और वो लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं आज हमें बस 9 गुंडे मिले हैं और आखिर इस किंगडम में चल क्या रहा है और ऊपर से बरूटो की आर्मी भी हमला कर रही है जिस कारण हमें इस टाउन को खुद ही बचाना होगा। तब यहाँ पे इलिसिया नेल को टाउन के अंदर उसे हीरो कहने से मना करने लगती है ताकि उन्हें कोई भी पहचान न सके और इसके बाद वो लोग एक होटल के अंदर आ जाते हैं। तभी इलिसिया के सामने 2 बंदे आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि इलिसिया के पास हथियार था। तभी यहाँ पे उन दोनों लड़कों की माँ आ जाती जो कि उन दोनों को समझाने लगता है कि जिस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन चल रही है तो सभी लोगों के पास हथियार होना जरूरी है। और उसके बाद वो महिला अपने दोनों बच्चों को डांटने लगती है और वो महिला अपना नाम कारी बताते। इसके बाद वो लूना की तरफ देखती और कहने लगते है कि इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि ये हाइडन का एक प्योर ब्लड है। तब यहाँ पे वो महिला इलिसिया से एक सवाल पूछती और कहती कि ये बताओ अभी तुम्हारी सिचुएशन कैसी है और जो तुम्हारा आंसर होगा वही बताएगा कि तुम्हारे साथ करना क्या है। तब यहाँ पे इलिसिया कहते कि हम लोग इस बच्चे के गार्ड हैं और हमें किसी न किसी कीमत पे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है।
तब यहाँ पे अकारी इलिसिया की बातों पे भरोसा कर लेती है और उसके बाद यहाँ पे इलिसिया उसे कुछ पैसे दे देती है और फिर अकारी कहती है कि तुम लोग ऊपर वाले रूम में जाकर रह सकते हो। और यहाँ पे अकारी अपने दोनों बेटों को उनका सामान ऊपर ले जाने के लिए कहने लगते हैं और जैसे ही वो लोग यहाँ पे नेल से उसके बैग को उठाते हैं तो नेल के पास जो बैग होते वो इतने ज्यादा भारी होते, उन बैग को उठाने पर यहाँ पे उन लोगों की हालत खराब होने लगती है। इसके बाद हमें नेल को दिखाया जाता है जो कि इलिसिया और उसके लिए खाने की चीज को नीचे से लेने के लिए जाती है और जब वो खाने पीने की चीजों को लेकर जा रही होती है तभी अचानक से यहाँ पे एक खिड़की टूटती है जिसके अंदर से एक बॉल जैसी चीज अंदर आती है और जैसे एक बंदा उस बॉल जैसी चीज को टच करता है तभी वो एक बहुत बड़ा कीड़ा बन जाता है और ये एक खतरनाक इंसेक्ट होता है जिसे देखकर यहाँ पे सबकी हवा टाइट हो जाती है। और तब वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि कहने लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसेक्ट्स नहीं है बल्कि ये डीमंस के साथ रहते हैं जिस कारण ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं सबको वार्निंग देता हूँ कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, अगर कोई भी हिलने की कोशिश करता है तो ये मेरी परमिशन के बिना उसके ऊपर हमला कर देगा। तब यहाँ पे इलिसिया अपनी तलवार को निकालने की कोशिश करते लेकिन वो तलवार को तो अपने रूम में ही भूल गई थी। तब वहाँ से एक आदमी डर के मारे बाहर भागने लगता है और जैसे वो बाहर पहुंचता है तो बाहर काफी सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उस आदमी को जान से मार देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मच्छर जैसे दिखने वाले कीड़े होते हैं जिन्होंने पूरे टाउन के ऊपर कब्जा सा कर लिया होता है ताकि कोई भी टाउन के बाहर ना जा पाए। तब यहाँ पे कैरी मेनार से वहाँ पे आने का कारण पूछने लगती है। तब यहाँ पे मेनार बताने लगता है कि मैं बुरीटो आर्मी का एक सुप्रीम विजार्ड हूँ और मैं उस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए आया हूँ जो इस वक्त तुम्हारे होटल में है, वो बच्चा कोई रॉयल ब्लडेड है या फिर नहीं। और तब यहाँ पे इलिसिया को कमरे में से नेल के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब यहाँ पे नेल कहते क्या तुम बुलेट आर्मी के साथ हो और ये बताओ कि आखिर तुम सेकंड फ्लोर पे आई कैसे। तब यहाँ पे ने कहते कि वो बुलेट आर्मी की एक बहुत ही खतरनाक विजार्ड है और वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे इस कुल्हाड़ी की मदद से उड़ती हुई आई हूँ और मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से मैं किसी भी लोहे की चीज को अपने बस में कर सकती हूँ। और फिर वो वहाँ पे कुल्हाड़ी को पकड़ के नेल को उड़कर दिखाती है कि वो किस तरीके से अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। तब यहाँ पे ने लूना को पकड़कर एक चॉकलेट जैसी मेडिसिन खिलाने लगती है और इस मेडिसिन को खाने के बाद अगर लूना की आंखों का कलर रेनबो कलर का हो जाएगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि लूना एक रॉयल्टी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो अगले पल यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में लूना की मौत हो जाएगी। इसके बाद नेल लूना को वो दवाई जबरदस्ती खिलाने लगती है और यहाँ पे नेल उसे मना करते हुए जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी आवाज बाहर इलिसिया को भी सुनाई दे जाती है जिसके तुरंत बाद इलिसिया रूम की तरफ भागने लगती है। लेकिन यहाँ पे मेनार अपने इंसेक्ट से इलिसिया के ऊपर हमला कर देता है और फिर यहाँ पे मेनार कहने लगता है कि हाइडन के बच्चे के साथ एक फीमेल स्वॉर्डमैन। और यहाँ पे मेनार को लगता है कि इंसेक्ट्स के हमले के कारण यहाँ पे इलिसिया मर चुकी होगी। यहाँ पर नेल को उस लड़की ने पकड़ लिया होता है जिस कारण वो लूना को चाहकर भी बचा नहीं पा रही थी। तब ने कहते कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ये जो ताकत है इसकी मदद से मैं एक खतरनाक बुल को भी रोक सकती हूँ। और तभी यहाँ पे नेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जो चीज इसे यहाँ पे रोक रही थी वो उसे अपनी पूरी ताकत से सरका देती है। और दूसरी तरफ हम इलिसिया को देखते जो कि उस कीड़े को पकड़ लेती है और उसे बहुत ही गंदे तरीके से जमीन पे पटक देती है और उसके बाद इलिसिया रूम की तरफ भागने लगते। तभी यहाँ पे इलिसिया को देखकर मेनार को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है। तभी यहाँ पे इलिसिया रूम में आती है और वो ने को बेहोश देखती है और वो ये देखकर भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि नेल ने उन आयरन बैट्स को आखिर बाहर कैसे फेंका। तभी इलिसिया नेल को कहती कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये लोग लूना के पीछे पड़े हुए हैं और हमें लूना को तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि यहाँ पे क्लैन ना आ जाए। इसके बाद वो दोनों होटल से बाहर जंप कर देते और उनके सामने जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं तो इलिसिया यहाँ पे उन सारे इंसेक्ट्स को मार देती है और तब उन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम ने को देखते जो भी होश में आ जाती है और वो उन लोगों को रोकने के लिए उनके ऊपर हमला कर देती है। तभी यहाँ पे बक्स बीच में आ जाते हैं जिस कारण वो दोनों यहाँ से बच के निकल जाते हैं। तब यहाँ पे ने कहते कि इन बक्स के रहते हुए मैं उन लोगों का पीछा नहीं कर सकती तो मुझे मेनार से कहकर इन बक्स का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तब यहाँ पे इलिसिया नोटिस करती है कि वो बक्स इनका पीछा नहीं कर रहे हैं जिस कारण यहाँ पे इलिसिया को समझ आता है कि उन बक्स को बस होटल को घेरने के लिए कहा गया होगा। जिसके बाद वो लोग जंगल के अंदर भागने लगते हैं ताकि वो लोग इस टाउन से निकल सके। लेकिन तभी उनके सामने और भी ज्यादा बक्स आ जाते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पे यहाँ पे इलिसिया कहती कि मैं अपनी टेक्निक को बार बार यूज नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए मैं इन बक्स को नहीं मार सकती, इसलिए हमें यहीं कहीं छुपना पड़ेगा। इसके बाद हमें ने को दिखाया जाता है जो कि नेनार के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उसके चंगुल से बचकर वो लोग निकल चुके हैं। तभी नेनार कहता कि क्या तुमने उस बेबी का मैजिक टेस्ट किया, जिस पे यहाँ पे ने कहती कि मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी जिसने मुझे रोक लिया था।
लगता है कि हमने उन लोगों को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो लड़की जिसकी आंखों पे आई पैच हो, वो लड़की एक हीरो है और उस लड़की का नाम इलिसिया है। एक बार उसके फादर के साथ जनरल ड्रेल की लड़ाई हुई थी, जिसमें उसके फादर को जनरल ड्रेल मार देते हैं। और एक हीरो एक रॉयल बच्चे के साथ तो ट्रेवल नहीं कर सकती, इसका मतलब वो बच्चा एक रॉयल्टी है और हम लोग सही दिशा में जा रहे, इसका मतलब कोई टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मैनार सभी टाउन के लोगों को पकड़ के बीच में इकट्ठा कर लेता है। अब टाउन के लोग कहते कि तुम 4 लोग हो और हम सभी के पास यहाँ पे हथियार है, तो तुम लोग ये मत सोचना कि इन कीड़ों के बल पे तुम लोग हमसे जीत जाओगे, और इसलिए अगर तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम इस टाउन में करने के लिए क्या आए हो। तब यहाँ पे नैनार कहने लगता है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम लोग तो तुम्हारे टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं डार्क बीस्ट की आर्मी से। डार्क बीस्ट की आर्मी ने तुम्हारे कैपिटल के ऊपर हमला किया है और अगर वो यहाँ पे वापिस आए तो ये सारी जगह डार्क बीस्ट के कब्जे में हो जाएगी, जिन्हें रोकने की ताकत तुम में से किसी के अंडर भी नहीं है, और यहाँ पे हम तुम्हें डार्क बीस्ट से बचाने के लिए आए हैं। तब उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो, तुम ही तो यहाँ पे इन कीड़ों को लेकर आए थे और ऊपर से तुमने हमारे एक साथी को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया, तो आखिर हम तुम्हारी बातों पे यकीन कैसे करें। तब यहाँ पे नैनार कहता है कि मुझे माफ करना, वो तो जस्ट एक एक्सीडेंट था। इसके बाद नैनार कहता है कि हम यहाँ पे काफी खतरनाक क्रिमिनल का पीछा करते हुए आए हैं और वो हेडन की भी सबसे बड़ी दुश्मन है और ये उन 13 हीरोज में से एक है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चलो फिर अब मेरा साथ दो और उसके बाद उस हीरो एलेसिया को हम पकड़ते हैं। इसके बाद हम बुलेट की आर्मी को देखते जो कि एक रिवर को क्रॉस कर रही थी और यहाँ पे ड्रेल को एहसास हो जाता है कि वहाँ पे उनका एसिलीन की आर्मी इंतजार कर रही है, जिस वजह से वो उन लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। और उसके बाद यहाँ पे एसिलीन के कमांडर सामने आ जाता है और अपनी पावर से रिवर का पानी यहाँ पे जमा देता है ताकि यहाँ पे इन सभी के पैर बर्फ में जम जाएं। और इसके बाद यहाँ पे एसिलीन की आर्मी उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे एसिलीन की आर्मी ने जो प्लान तय किया था उनका प्लान एकदम सही जा रहा था। हीरो रॉयल्स के डिसेंडेंट, तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो। तुम्हारे पास जो भाला वो फिलोवर है ना, जिसकी मदद से एक बार हीरो रॉयल्स ने एक पूरी डार्क आर्मी को हरा दिया था और तुमने इसकी पावर्स को मास्टर कर लिया, लेकिन तुम अभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो कि यहाँ पे पूरी रिवर को जमा पाओ, इसलिए तुमने जगह जगह पे विजार्ड खड़े किए हैं। लेकिन मैंने पहले ही इस रिवर का टेम्परेचर घटा दिया था। तब यहाँ पे रोल ड्रेल के ऊपर हमला कर देता, तभी ड्रेल भी यहाँ पे अपनी तलवार को निकाल देता है और उसके अटैक को डॉच कर देता है। तब यहाँ पे रोल अपने भाले की पावर की मदद से ड्रेल के घोड़े को जमा देता है, जिसकी वजह से ड्रेल को यहाँ पे लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ता है और वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से आपस में लड़ने लगते हैं। ड्रेल कहता है कि तुम सच में काफी अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर पाओ। तो इसके बाद यहाँ पे ड्रेल एक काफी खतरनाक अटैक इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पे रोल जमीन पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे रोल्स को जिंदा छोड़ के अपनी आर्मी को वापस ले जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे क्लैमिटीज की एंट्री हो जाती है, जिसकी एक ही धाड़ से यहाँ पे सबकी हवा टाइट हो जाती है। तब यहाँ पे क्लैमिटीज पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम ही है ड्रेल। तब ड्रेल कहता है कि सही का, लेकिन साउथ के लॉर्ड को आखिर मेरे से ऐसा क्या काम है। तब क्लैमिटीज कहता है कि मेरा बस तुमसे एक ही सवाल है, जिस तुम मैजिक को इस्तेमाल कर रहे हो वो मैजिक आखिर आया कहाँ से है। और मैंने सुना है कि कोई ह्यूमंस और डार्क बीस्ट के बच्चों को चुरा रहा है, जिसका लेना देना मैजिक से भी है, और वैसा मैजिक यहाँ पे तुम यूज करते हो। तब यहाँ पे ड्रेल कहता है कि क्या तुम बस यही सवाल पूछने के लिए आए हो, मुझे तो लगा था कि डार्क बीस्ट के लॉर्ड को काफी सारा काम रहता है। तब यहाँ पे क्लैमिटीज कहता है कि एक लॉर्ड को उसकी टेरिटरी में हो रही सभी घटनाओं के बारे में पता जरूर होना चाहिए, और अगर कोई भी मेरी टेरिटरी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जो कि इस किंगडम के राजा के साथ मैंने किया था, और उसे मेरे हाथों मरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लैमिटीज एक दहाड़ मारता है, जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग उड़ने लग जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ड्रेल क्लैमिटीज के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले क्लैमिटीज अपनी पूंछ को ड्रेल के आर पार कर देता है, जिसके बाद ड्रेल यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे वापिस जरूर आओगे, और इसी वजह से मैंने ये स्पेल बनाई थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे सील कर सकूं। और इसके बाद यहाँ पे ड्रेल अपना सीक्रेट स्पेल प्रिज्म ऑफ डार्क फ्लूड को इस्तेमाल करता है। तब यहाँ पे ड्रेल अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर देता है और उसके बाद यहाँ पे क्लैमिटीज को एक डार्क ब्लड के गोले में कैद कर देता है, और उसके बाद वो अपनी तलवार की मदद से यहाँ पे ड्रेल दोबारा से जिंदा हो जाता है। और फिर यहाँ पे ड्रेल काफी बैडेस्ट तरीके से कहता है कि एक डार्क बीस्ट का लॉर्ड भी मेरे इस स्पेल के अंदर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता, तो धीरे धीरे अब तुम्हारे मरने का समय आ गया क्लैमिटीज, अब धीरे धीरे मरो। इसके बाद हम इलिसे और नेल को देखते, जो कि दोनों अभी भी छुपने की जगह ही ढूंढ रहे थे, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं होता कि टाउन के लोग इनका पीछा करते हुए इन्हीं की तरफ आ रहे थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।